नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। केरल सरकार गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार दिशा निर्देशों में संशोधन करेगी। केंद्र के 6 अंतर मंत्रालय दल कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सरकार ने संक्रमण मुक्त इलाकों में कुछ सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी। वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवड़ को वायरस की रोकथाम वाला क्षेत्र घोषित किया। पंजाब और बिहार में किसानों की सहायता के लिए गेहूं की खरीद शुरू। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में कोरोना वायरस के फैलाव की जांच के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों का दल भेजना चाहते हैं। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका सिंह। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें मिली हैं जिनसे कोविड-19 का फैलाव हो सकता है और जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तरी 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में स्थिति काफी गंभीर है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन और निवारण के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 6 अंतर मंत्रालय दल गठित किए हैं। ये दल दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णबंदी नियमों के अमल और पालन, अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और मजदूर तथा गरीब लोगों के राहत शिविरों की स्थिति पर ध्यान देंगे। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार द्वारा रेस्तरां खोलने, शहरों में बस से यात्रा करने और नगरपालिका क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम खोलने की अनुमति देने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति की है। मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा है कि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को पूर्णबंदी नियमों के संशोधित दिशा निर्देश जारी कर ऐसी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जो 15 अप्रैल को केंद्र सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रतिबंधित है। केरल सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय वर्कशॉप, बाल काटने की दुकानें, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगरपालिका क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम, कम दूरी के लिए शहरों और कस्बों में बस यात्रा, 4 पहिया वाहनों के पीछे की सीट पर 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति देना शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार ने मंत्रालय के दिशा निर्देशों में ढील देकर 15 अप्रैल के उसके आदेश का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने केरल सरकार से गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप दिशा निर्देश संशोधित करने और बिना किसी बदलाव के कड़ाई से उसका पालन करने का आग्रह किया है। केरल सरकार ने कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों में दी गई छूट को संशोधित करने की घोषणा की है जो आज से प्रभावी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति करते हुए कहा था कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। राज्य में कोविड-19 के 401 मामले आए थे। इस समय 129 मामले हैं, 270 लोग ठीक हो गए हैं और 55,000 लोगों को निगरानी में रखा गया है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14,175 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,546 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वायरस संक्रमण से अब तक 543 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पिछले 28 दिन के दौरान पुद्दुचेरी के माहे में और कर्नाटक के कोडागु जिले में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 14 दिन में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों से कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि छूट के बावजूद यात्रियों के लिए हवाई, रेल और सड़क यातायात, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियां तथा होटल, रेस्तरां, सिनेमाघर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और धार्मिक स्थल अगले महीने की 3 तारीख तक बंद रहेंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि वैक्सीन और दवाओं के परीक्षण पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों का एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित किया गया है। वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं निर्देशित की हैं और मजदूरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें राहत शिविरों में बेहतर किस्म का भोजन मिलना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों को चिकित्सा दलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने अब तक 4,01,580 कोविड मामलों की जांच की है। आईसीएमआर सरकारी और निजी केंद्रों में जांच सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर स्वीकृति दे रही है। अब तक देश में 197 सरकारी, 3 संग्रह केंद्र और 83 निजी जांच केंद्रों को स्वीकृति मिली है। परिषद ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 की जांच की प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाई जाएगी और इस महीने के अंत तक लगभग 1 लाख लोगों की प्रतिदिन जांच किए जाने की उम्मीद है। आईसीएमआर ने कहा है कि जांच के आधुनिक मॉडल को बढ़ाया जाएगा जिससे जांच केंद्रों को अधिक संख्या में जांच की सामग्री मिल सके। इसके लिए 16 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा रहे हैं जहां श्रम शक्ति, संसाधन और मूल सुविधा बढ़ाई जाएगी। आईसीएमआर ने बताया कि राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे केंद्रीय डिपो के रूप में काम करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया है कि वे केंद्रीय कार्यालयों से सामग्री प्राप्त करके जांच केंद्रों को विकसित करें और उन्हें समुचित सहयोग करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 553 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जो कि एक दिन में सर्वाधिक है। इसके साथ राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,204 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बीच कोविड-19 मरीजों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर पुणे शहर, ठाणे जिला और पिंपरी चिंचवड़ कल देर रात अत्यधिक संक्रमित क्षेत्र घोषित किए गए ताकि कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक संगरोध सुविधा से कल रात 24 लोग भाग गए हैं। यह लोग उन 187 उच्च जोखिम संपर्कों में से है जिन्हें जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों को कोरोना होने के बाद संगरोधक के तहत अलग रखा गया था। इनमें 9 संविदा कर्मचारी, डॉक्टरों के 10 रिश्तेदार और 5 संदिग्ध मरीज शामिल है। बताया जा रहा है कि इनके हाथों पर संगरोध के स्टैंप नहीं है। सोनाली घड्याळ पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में इस वायरस से अब तक 223 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में अब तक 507 लोगों के ठीक होने की भी पुष्टि की गई है। उत्तर प्रदेश में उन जिलों में कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं जहां पूर्ण लॉकडाउन नहीं है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी आज राज्य सचिवालय में कामकाज आरंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह राज्य की राजधानी लखनऊ में सचिवालय के प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग की गई।
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पहले से ही कम स्टाफ के जरिए काम चलाया जा रहा था, लेकिन आज से अफसरों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है। कुछ बड़ी परियोजनाओं पर सीमित दायरे में काम भी शुरू हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बने टोल नाकों से टोल टैक्स की वसूली आज रात से शुरू कर दी गई है। प्रदेश के 19 जिले पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात को देखते हुए लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय जिलाधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि 19 पूर्ण लॉकडाउन वाले जिलों में किसी भी किस्म की व्यापारिक गतिविधि शुरू नहीं की जाएगी और कोई ढील नहीं दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार अगले सप्ताह तक 15 लाख किसानों को फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए वितरित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पिछली कांग्रेस सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के लिए सरकार द्वारा देय 2200 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया था। इसके फलस्वरूप किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। श्री चौहान ने बताया कि हमने सरकार बनते ही मार्च माह में बीमा कंपनियों को यह राशि जारी कर दी थी, जिससे अब किसानों को फसल बीमा मिल सकेगा। प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2018 तथा रबी वर्ष 2018-19 की फसल बीमा के प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को जारी कर दी गई है। खरीफ सीजन 2018 में प्रदेश के 35 लाख किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया था। उनमें से 8,40,000 किसानों को 1,930 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 संक्रमित मामलों की संख्या 354 हो गई है। हमारे श्रीनगर संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर में क्वारंटीन के बाद अधिकतर लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 39 और व्यक्तियों को जो 2 सप्ताह पहले श्रीनगर में प्रशासनिक संगरोध में स्थानांतरित किए गए थे, उनकी 14 दिन की संगरोध अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कल छुट्टी दे दी गई है। समूह अपनी संगरोध अवधि में पूरी तरह से चिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन था और डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों से मंजूरी के बाद ही छुट्टी दे दी गई है। श्रीनगर में अपने आवश्यक 2 सप्ताह के संगरोध को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब तक कुल 1866 लोगों को प्रशासनिक संगरोध से छुट्टी दे दी गई है। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए सुनील कौल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक पूर्णबंदी के नियमों में छूट देने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1 सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। श्री केजरीवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जिनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 79 कर दी है। इन क्षेत्रों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 110 मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 2003 हो गई है। 290 रोगी ठीक हुए हैं और 45 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में आज से संशोधित लॉकडाउन शुरू हुआ। राज्य में कुछ आर्थिक गतिविधियों को चलाए जाने की अनुमति दी गई है। नगर पालिका क्षेत्र के बाहर ग्रामीण इलाकों में उद्योग चलाए गए। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें कारखाने में श्रमिकों को रखने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध है। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई घर से बाहर निकला तो कार्यवाही होगी। बिना अधिकृत वाहन चलाने पर जब्त किए जा सकते हैं। आवश्यक सेवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जो पास जारी किए गए थे वे आगे भी मान्य होंगे। नए ई पास ऑनलाइन बनाए जाएंगे। आवश्यक सेवाओं के अलावा राज्य सरकार के अन्य सरकारी कार्यालयों में केवल उच्च अधिकारियों को आने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने तथा 1 साल तक की जेल का प्रावधान किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गोवा कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा 7वां मरीज भी ठीक हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गोवा राज्य में 3 अप्रैल से एक भी कोविड-19 मामले नहीं हुई है और अब इलाज कर रहे सभी 7 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि ये गोवा के लिए संतोष और राहत का क्षण है। हालांकि राज्य हाई अलर्ट पर रहेगा। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी 30वां पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत
खुशी की बात है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी और गोवा आने वालों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कड़ी मेहनत करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को धन्यवाद दिया। मुकेश थली, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। देश में कुल बुआई गई गेहूं फसल की 67% कटाई हो चुकी है। राज्यों की दृष्टि से मध्य प्रदेश से 95%, राजस्थान में 85% और उत्तर प्रदेश में 65% फसल की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसल कटाई अपने चरम पर है। एक रिपोर्ट। दाल की बुआई 161 लाख 6 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। इसमें चना, उड़द, मूंग, मसूर और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। गन्ना 54 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में इसकी कटाई पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में 75 से 80% तक गन्ने की कटाई हो चुकी है और मई मध्य तक ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा रबी के मौसम में धान की बुआई 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और बंगाल में धान की कटाई विभिन्न चरणों में चल रही है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि गर्मी की बुआई इस महीने की 17 तारीख तक पिछले साल की तुलना में 36% अधिक हुई है। इसी अवधि में वर्षा भी पिछले साल की तुलना में 14% अधिक हुई है। यह फसल के लिए बेहतर है। गर्मी की फसल का बुआई क्षेत्र बढ़कर 52 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में गेहूं की खरीद को छोड़कर 3 मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्टों और निर्माण इकाइयों को चलाने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास मजदूरों के लिए आवासीय सुविधा है और जो सुरक्षित दूरी का पालन करेंगे। इस बीच राज्य में सरकारी एजेंसियों और निजी व्यापारियों से कल खरीद के 5वें दिन 3,42,312 मैट्रिक टन अनाज की खरीद की गई। रविवार तक सभी एजेंसियों से कुल 7,79,415 मैट्रिक टन अनाज खरीदा गया। इस बात की जानकारी देते हुए चंडीगढ़ में एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी एजेंसियों से 3,41,575 मैट्रिक टन अनाज खरीदा, जबकि राज्य के विभिन्न खरीद केंद्रों से निजी व्यापारियों से 773 मैट्रिक टन अनाज खरीदा गया। मध्य प्रदेश सरकार अगले सप्ताह तक 15 लाख किसानों को फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए वितरित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। बिहार में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि पूर्णबंदी के मद्देनजर अधिकतम किसानों को सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने अधिकारियों को गेहूं की अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को सहयोग करने का निर्देश दिया है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसलिए उसके घर जाकर गेहूं खरीदने को कहा गया है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर किसानों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया है। राज्य सरकार हर साल गेहूं की खरीदारी 1 अप्रैल से 30 जून तक करती है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस बार गेहूं खरीदने का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हुआ। इसे देखते हुए गेहूं खरीदने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राज्य सरकार ने किसानों से फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेत में न जलाने की अपील की है। कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि सरकार समय से पहले किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट।
पिछले शुक्रवार को संयंत्रों और बंदरगाहों से 41 उर्वरक रैकों को भेजा गया, जो कि लॉकडाउन के दौरान एक दिन में किया गया सबसे बड़ा स्थानांतरण था। रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के चलते उर्वरक विभाग देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। यह कदम रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा आगामी खरीफ मौसम के लिए किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि उर्वरकों की रवानगी सामान्य काल के दौरान होने वाली रवानगी के साथ मेल खा रही है। केंद्र सरकार ने देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति दी है, ताकि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान न हो। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाली कोविड-19 पर हमारी श्रृंखला विशेषज्ञों की राय में हम चिकित्सा विशेषज्ञों से बात करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर एस राजेश्वरी ने देश की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को पूर्ण सतर्कता बरतने की सलाह दी। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स के ही सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चैटर्जी ने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वरिष्ठ नागरिक इस वायरस की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन्होंने लोगों को घर पर रहने की सलाह दी। उम्र के साथ साथ इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होते जाती है, प्लस उनका जो बायोलॉजिकल रिजर्व है, बाउंस बैक करने का जो क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। प्लस दे हैव मल्टीपल डिजीज, जिसे हम मेडिकली मल्टी मॉर्बिडिटी कहते हैं। उनको प्रेशर भी है, उनको शुगर भी है, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, घुटनों में भी दर्द है। तो सारे चीजों का एक मिक्स्ड इफेक्ट है। कोरोना जो इन्फेक्शन जब शरीर के अंदर जा रहा है, वो अपने शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उनके साथ फाइट करके, अगर कोरोना भारी पड़ती है तो उनमें मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर कोरोना नहीं भारी पड़ते तो एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है। अराउंड 80% पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक अक्रॉस द ग्लोब, अगर आप देखेंगे। बट सीनियर सिटीजन के लिए ये सच में बहुत खतरनाक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। केरल सरकार गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार दिशा निर्देशों में संशोधन करेगी। केंद्र के 6 अंतर मंत्रालय दल कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सरकार ने संक्रमण मुक्त इलाकों में कुछ सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी। वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवड़ को वायरस की रोकथाम वाला क्षेत्र घोषित किया। पंजाब और बिहार में किसानों की सहायता के लिए गेहूं की खरीद शुरू। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में कोरोना वायरस के फैलाव की जांच के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों का दल भेजना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह के साथ आज टेलीफोन पर कोविड-19 महामारी के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने श्री स्वालेह से मालदीव में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हो रही स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर बात की। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच गहरे संबंध हैं, जिससे कोविड-19 महामारी की साझा चुनौती से मिलकर लड़ने में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने करीबी पड़ोसी और मित्र के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन में विशेषज्ञों का दल भेजना चाहता है। एक दिन पहले ही श्री ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर ये पुष्टि होती है कि चीन ने कोविड-19 का संक्रमण जानबूझकर फैलाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस वायरस से विश्व में 1,65,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में ही 41,000 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस को प्लेग की संज्ञा देते हुए श्री ट्रंप ने राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो चीन से खुश नहीं है, जहां पिछले साल दिसंबर में उसके शहर वुहान से ये महामारी सामने आई। अमेरिका ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि क्या वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला।
श्री ट्रंप कोरोना वायरस से निपटने, पारदर्शिता नहीं रखने और शुरुआत में अमेरिका के साथ सहयोग न करने के लिए चीन के रुख पर बार बार निराशा व्यक्त कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोविड-19 के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले हैं। वहां अब तक 2,44,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 17,500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें पिछले 8 दिन के दौरान नए मामलों में 50% तक की कमी आई है। जापान के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि स्थगित ओलंपिक 2021 में भी आयोजित नहीं किया जा सकता। एथलीटों और खेल संघों के दबाव के बाद जापान और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पिछले महीने टोक्यो 2020 खेलों की जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया था। कोबे विश्वविद्यालय में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर केंटारो इवाता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ओलंपिक कराए जाने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है। पहली, जापान में कोविड-19 को नियंत्रित करना और दूसरी, विश्व के प्रत्येक देश में कोविड-19 पर नियंत्रण होना, क्योंकि पूरे विश्व से ओलंपिक के लिए एथलीटों और दर्शकों को आमंत्रित किया जाता है। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी टीम #मास्कफोर्स में शामिल हो गए हैं। आप भी खुद के लिए मास्क बनाकर मास्क फोर्स से जुड़ सकते हैं। मास्क के साथ अपना फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करें। इसे #मास्कफोर्स और @mygov-India पर भेज सकते हैं। अभी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है। आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने लोगों से इस मुश्किल घड़ी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने को कहा। एक छोटी सी अपील है। कोरोना वायरस इस वक्त पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर भारी है। चाहूंगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें। थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान करें। सिंपल चीजें जैसे हैंड वॉश करना, या फिर आजकल सभी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है, तो थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम, और हम सभी की मदद कीजिए कोरोना वायरस से फाइट करने में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ द नेशन। निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने अपने घर पे ही हैं। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन हम सबको मिलकर इस वायरस से लड़ना है। हम उन तमाम लोगों को बहुत ही धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हमारे आर्म फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, जितने लोग जो इस वायरस से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम सब लोग उस वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाने का निर्णय लिया है। श्री आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद आज सवेरे निधन हो गया। अपने पिता के निधन का समाचार मिलने के बाद श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके जीवन में उनके पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। केरल सरकार गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार दिशा निर्देशों में संशोधन करेगी।
केंद्र के 6 अंतर मंत्रालय दल कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सरकार ने संक्रमण मुक्त इलाकों में कुछ सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी। वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवड़ को वायरस की रोकथाम वाला क्षेत्र घोषित किया। पंजाब और बिहार में किसानों की सहायता के लिए गेहूं की खरीद शुरू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में कोरोना वायरस के फैलाव की जांच के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों का दल भेजना चाहते हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।